Hello everyone, welcome to my YouTube channel AIM Zoology. So after a long time I'm here, I'm back on YouTube. So students, आज हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि मुंगेर यूनिवर्सिटी ने एक अचानक से नया डिसीजन ले लिया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बेस्ड इस बार एग्जाम लेंगे। तो स्टूडेंट्स गेट रेडी फॉर द एग्जाम। अभी बहुत कम टाइम बचा है बट मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से है, वो मैं आपको देने जा रही हूँ। ठीक है, तो एग्जाम कैसे लिया जाएगा, 100 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन को करके आना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपकी जो मुंगेर यूनिवर्सिटी है उसके क्वेश्चन बैंक को मैंने देखा और उसमें से जो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे वो सारा कंपाइलेशन प्रीवियस ईयर पे बेस्ड मैंने तैयार किया और मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब आपकी मर्जी है कि आपको शेयर करना है या नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप शेयर करोगे तो आपकी तरह बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं है, उनको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है इस वीडियो के थ्रू। तो आई होप कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। इस वीडियो पे जो मैं आपको कंपाइलेशन दे रही हूँ इस पे आप रिलाई कर सकते हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मुंगेर यूनिवर्सिटी ने पूछे हैं अपने प्रीवियस ईयर्स में, तो इसलिए मैंने ये कंपाइलेशन देना सही समझा। आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगी और मेरी तरफ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मल्टीपल्स के लिए वो मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, आपके रिक्वेस्ट पे ही मैंने इतने कम टाइम में ये प्रिपेयर करके आपको दिया हुआ है। सो आई होप यू विल शेयर दिस वीडियो। जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो घबराए नहीं, 2-3 बार इसको रिपीटेडली 2x स्पीड करके आप जरूर देख लो, जिससे कि आपको बेनिफिट मिले और सारे बेसिक क्वेश्चन हैं। सो सबसे पहले हम पेपर 1 के क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने सिर्फ पेपर 1 को कवर किया है। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 इज Phlebotomus argentipus is the vector of। Phlebotomus argentipus किसका वेक्टर है, कौन से डिजीज का वेक्टर है? तो सबसे पहले तो ये जान लो कि Phlebotomus argentipus होता क्या है। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई जो कालाजार फैलाता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? Phlebotomus argentipus। इसको याद रख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो आवर ऑप्शंस आर कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस, एमीबियासिस। तो सैंड फ्लाई क्या फैलाता है? कालाजार फैलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द आउटर बॉडी सर्फेसेस ऑफ स्पंजेस आर कवर्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। तो स्पंजेस आपने पढ़ा होगा, ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा, पॉडीफेरा या स्पंजेस जो भी कह लो। तो इनके ऑर्गेनिज्म को आपने देखा होगा, तो इनके ऑर्गेनिज्म के आउटर बॉडी सरफेस कौन से सेल से, कौन से स्पेसिफिक सेल से कवर्ड होते हैं? दैट इज पिनाकोसाइट्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बिग बैंग थियोरी ऑन द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ is in opinion that the life originated and evolved at about। तो बिग बैंग थियोरी के हिसाब से हमारे अर्थ पे जो लाइफ का ओरिजिन है कब हुआ था? दैट इज 4.0 बिलियन ईयर्स अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज ओबिलिया। ओबिलिया के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आप जरूर जानते होंगे ये क्वेश्चन। ओबिलिया कॉलोनी इज ट्राइमॉर्फिक। तो किस तरह की कॉलोनी ओबेलिया बनाता है? दिस इज ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एलिफेंटियासिस इज काउज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ वूचीरिया बैनक्रॉफ्टी। तो एलिफेंटियासिस कैसे होता है? एलिफेंटियासिस होने का क्या कारण है? तो ये वूचीरिया बैनक्रॉफ्टी नाम के इस ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलाया जाता है एलिफेंटियासिस। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा अगर वूचीरिया बैनक्रॉफ्टी, तो आपने जरूर नोटिस किया होगा, आपको याद होगा कि वूचीरिया बैनक्रॉफ्टी ये ऑर्गेनिज्म माइक्रोफिलेरिया और एडल्ट
दो स्टेजेस में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही स्टेजेस बहुत खतरनाक होते हैं। ये दोनों ही स्टेजेस इन्फेक्शन फैलाते हैं, एलिफेंटियासिस फैलाते हैं, ठीक है। कई बार आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि वुचीरिया बैनक्रॉफ्टी कौन से डिजीज से रिलेटेड है। सो यू हैव टू टेक आउट द एलिफेंटियासिस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द pallial cavity of pila is divided into pulmonary and branchial chamber। तो आपने अगर पाइला नाम का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि पाइला कैसे डिवाइडेड होता है। इनकी जो पैलियल कैविटी है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक तो हो गई पल्मोनरी, दूसरा हो गया ब्रैंकियल चैम्बर। तो ये डिवाइडेड कैसे होती है, किसके थ्रू ये डिवीजन किया गया है, दैट इज इपिटेनिया के द्वारा पल्मोनरी और ब्रैंकियल चेम्बर अलग किए गए हैं इनकी बॉडी में, ठीक है, पैलियल कैविटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीमोग्लोबिन इन फेरेटिमा पोस्थुमा इज डिसॉल्व इन द। तो सबसे पहले तो ये नाम सुन के बिल्कुल ना घबराएं। जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है उनको पता होगा कि फेरेटिमा पोस्थुमा मीन्स क्या होता है, अर्थवर्म। क्या होता है, अर्थवर्म। कई बार ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ लिए जाते हैं कि फेरेटिमा पोस्थुमा कौन से ऑर्गेनिज्म के नेम से रिलेटेड है, तो दैट इज अर्थवर्म, ओके। तो हीमोग्लोबिन से क्या पता चलता है, आपको पता होगा कि ब्लड रेड किसके थ्रू दिखता है, तो एक पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ओके। तो फेरेटिमा पोस्थुमा की बॉडी में हीमोग्लोबिन कहाँ पे डिसॉल्व होते हैं, दिस इज इन द प्लाज्मा, ओके। देखो अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बहुत सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं, बट हाँ एक काम कर सकते हैं कि अगर हम 2-4 बार भी इस पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम बार बार रिपीटेडली 2 से 3 बार देख लेते हैं तो एग्जाम में एक आइडिया हो जाता है कि अगर आप तुक्का भी लगा रहे हो ना तो वो भी आपका समझो 80% करेक्ट ही लगेगा। अगर आपको एक एक क्वेश्चन याद नहीं भी है फिर भी अगर आप एक तुक्का भी लगाते हो, पढ़ के लगाते हो, तो वो आपका ज्यादातर चांसेस है कि वो आपके सही आंसर ही होंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स, कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। तो पेरिपेटस नाम का एक ऑर्गेनिज्म है और ये ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पेरिपेटस को क्या माना जाता है, 2 अलग अलग फाइलम के लिंक बताए जाते हैं, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक। तो ये पेरिपेटस एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडा दोनों के ही गुण पेरिपेटस में पाए जाते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। तो ये जरूर आपके ऑब्जेक्टिव में जरूर दिखेंगे, आई गारंटी, ओके। तो एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडा ये 2 फाइलम के बीच का कनेक्टिंग लिंक किसको कहा जाता है, पेरिपेटस को कहा जाता है। आई होप आपको याद हो गए होंगे ये सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज द फर्स्ट लार्वल स्टेज ऑफ क्रस्टेशिया इज नेपुलियस लार्वा। नेपुलियस लार्वा को क्या कहा जाता है, फर्स्ट लार्वल स्टेज क्रस्टेशिया का, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 इज पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स इज फाउंड इन। तो माउथ पार्ट आपने पढ़ा होगा, माउथ पार्ट इन इंसेक्ट। पियर्सिंग और सकिंग नाम का माउथ पार्ट किस में पाए जाते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, दैट इज फीमेल मॉस्किटो। तो फीमेल मॉस्किटो के नेम को याद करके आप याद रख सकते हो कि पियर्सिंग मीन्स क्या होता है, जो आप चुभाते हो, जो सुई चुभाते हो, सुई की तरह होगा इसका माउथ। और सकिंग, ब्लड सक करने के लिए तो इनका माउथ इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि ये सक भी कर सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, the 5 kingdom classification system was proposed by। this is very important question, ये भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने प्रपोज किया था, तो RH विटेकर के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था। इज दैट क्लियर। तो कई बच्चे क्या होते हैं एग्जाम में लीनियस लगा के आ जाते हैं, डार्विन लगा के आ जाते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शंस को मैंने कवर किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। ये क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा विटेकर।
सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ मिस्टेक था तो मैंने करेक्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 इज अ यूकैरियोटिक सेल डिफर्स फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल इन हैविंग। तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या मेजर डिफरेंस है, क्या बेसिक डिफरेंस है? तो यूकैरियोटिक सेल मीन्स क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल एक ट्रू सेल मेम्ब्रेन को पोज करता है। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। तो आप सभी को ये तो पता ही होगा आई थिंक कि यू मीन्स क्या होता है। यू मीन्स होते हैं ट्रू, ओके। और प्रो मीन्स क्या होता है? प्रो मीन्स होते हैं प्रिमिटिव। तो हमारे जो सेल होते हैं, आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा, तो सेल चैप्टर में बेसिकली हमारे पास लोअर लेवल पे दो टाइप के सेल होते हैं। एक हो गया प्रोकैरियोटिक जो कि प्रिमिटिव सेल के भी नेम से फेमस है, और दूसरा हो गया यूकैरियोटिक जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से ही बना है, डिराइव होके, ठीक है। तो यू मीन्स क्या होता है? ट्रू, जिसमें ट्रू सेल मेम्ब्रेन्स होंगे, ओके। सो यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं? ट्रू सेल मेम्ब्रेन होते हैं। इज दैट क्लियर? और प्रिमिटिव सेल यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल किसमें होते हैं? जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है बेसिकली उसमें पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, ओके। कोरल रीफ्स आर फाउंड इन इंडिया। तो कोरल रीफ वाले चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो कोरल रीफ इंडिया में किस तरह के, कौन से टाइप के कोरल रीफ पाए जाते हैं? दिस इज फ्रिंजिंग सेल। Which type of coral reef found in India? That is fringing cells. Okay. Question number 14. Closed circulating system is found in. Closed circulating system किसमें होते हैं? अर्थवॉर्म में होता है। अर्थवॉर्म का जो मैंने साइंटिफिक नेम बताया था वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ अगर आपको याद है तो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है, ओके। सो आई होप मैंने जो आपको बताया होगा वो आपको याद होता जा रहा है। सो आप कमेंट में भी जरूर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, गिल्स ऑफ यूनियो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। यूनियो चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो यूनियो के गिल्स के बारे में काफी क्वेश्चन आते हैं। तो यूनियो का गिल किस तरह से मॉडिफाइड होता है? इनमें मेंटल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मेंटल, ओके। रेड्यूला, रेड्यूला इज द body part found in pila, okay. Green glands are excretory organ of. Green gland किस में पाया जाता है? तो ये प्रॉन में पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैंने करवाए हैं, इसको आप मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलो, ठीक है। तो ग्रीन ग्लैंड किस में पाए जाते हैं? प्रॉन में पाए जाते हैं। और ग्रीन ग्लैंड है क्या? ये एक तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। जो भी गंदगी है उसको बाहर निकालने वाले ऑर्गन होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यानी कि उत्सर्जन करने वाले ऑर्गन, ओके। Now question number 18. In butterflies which one of the following type of mouth parts is found? तो किस तरह के माउथ पार्ट होते हैं बटरफ्लाइज में? बटरफ्लाइज में होते हैं सिफोनिंग टाइप माउथ पार्ट के। और हमने मॉस्किटो का भी बताया हुआ है आपको, मॉस्किटो के पास किस तरह के माउथ पार्ट होते हैं? दैट इज पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 इज लोपोफोरेट सिलोमेट इंक्लूड्स फाइलम फ्रोनिडा, इक्टोप्रोक्टा, ब्रैंकियोपोडा और ऑल। तो इसमें क्या होगा हमारा आंसर? ऑल। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, लेकिन आप इसको कंफर्म कर लेना। मेरे हिसाब से लोपोफोरेट फाइलम में फ्रोनिडा भी आते हैं, इक्टोप्रोक्टा भी आता है और ब्रैंकियोपोडा भी आता है, ओके। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्पेशल फीचर ऑफ एविसेक्रेशन इज फाउंड इन बाइपेनेरिया, डाइप्ल्यूरुला और टॉर्नेरिया। तो एविसेक्रेशन नाम का फीचर किसमें पाया जाता है? डाइप्ल्यूरुला में, ओके। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन वाज गिवन बाय। तो ये भी मोस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। 10% लॉ आपने पढ़ा होगा इकोसिस्टम नाम के चैप्टर में, आपने पढ़ा होगा फूड चेन के बारे में। फूड चेन में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एनर्जी का फ्लो होता है, वो 10% लॉ के तहत होता है। यानी कि 10% एनर्जी, 10% जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, ओके।
ताकि एनर्जी का एक सिस्टम मेंटेन रहे और हमारा फूड चेन मेंटेन रहे। तो ये 10% लॉ किन्होंने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म इकोलॉजी वॉज पॉइंट बाय। अपनी इकोलॉजी तो पढ़ी होगी, इकोलॉजी में सबसे पहली लाइन आपको ये देखने को मिलेगी कि इकोलॉजी नाम का टर्म किसने दिया था? हैकेल ने दिया था। किसने दिया था? हैकेल ने। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एटमोस्फियर इज नियरर टू ग्राउंड। तो एटमोस्फियर के बारे में तो आप सभी को पता होगा। बेसिकली एटमोस्फियर है क्या? एटमोस्फियर इज द लेयर ऑफ एयर surrounded the earth from all the sides, that is troposphere. Troposphere is the layer which is nearer to ground. ग्राउंड के सबसे नजदीक कौन सा लेयर है एटमॉस्फेयर का? ट्रोपोस्फेयर। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनमें से कौन से सेडिमेंट्री साइकिल है? फिर से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री साइकिल। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा सेडिमेंट्री साइकिल है? सो फॉस्फोरस साइकिल के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो फॉस्फोरस साइकिल किस तरह का साइकिल है? इट इज अ सेडिमेंट्री साइकिल। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन वाटर। अगर हम ऑर्गेनिक मटेरियल का एडिशन कर दें हमारे वाटर में तो इट इंक्रीजेस BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD का कई बार फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। तो B फॉर बायोलॉजिकल, O फॉर ऑक्सीजन एंड D स्टैंड फॉर डिमांड। ओके, तो BOD का क्या मतलब होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर हम ऑर्गेनिक मटेरियल का एडिशन कर दें हमारे वाटर में तो इससे क्या होता है? ये इंक्रीज कर देता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। Which park? Corbett National Park. Okay. Next, question number 26. In honeybee, pollen basket occurs in मेटाथोरेसिक लेग। तो पॉलन बास्केट कहाँ पे होता है? हनी बी चैप्टर आपने पढ़ा होगा या फिर एपिकल्चर में आपने पढ़ा होगा हनी बी के बारे में। तो हनी बी के पास क्या होता है? एक पॉलन बास्केट होता है। ये कहाँ पे होता है? मेटाथोरेसिक लेग के पास होता है। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिल्क कंसिस्ट ऑफ, सिल्क में क्या होता है? फाइन मिक्सचर ऑफ सेरिसिन एंड फाइब्रिन। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Polystromelia belongs to which order? तो Polystromelia नाम का ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है? दिस इज Foraminifera. ओके, माउथ पार्ट ऑफ हाउस फ्लाई आर। हाउस फ्लाई का माउथ किस तरह का होता है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। माउथ पार्ट से भी काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो हाउस फ्लाई का किस तरह का माउथ पार्ट होता है? सिफोनिंग, स्पॉन्जिंग, रैस्पिंग एंड सकिंग। विच टाइप ऑफ माउथ पार्ट हाउस फ्लाई हैव? तो हाउस फ्लाई के पास किस तरह का माउथ है ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। ओके, इट इज वेरी इजी। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द डर्मल लेयर ऑफ साइकन इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ। जो डर्मल लेयर होता है साइकन का, पॉरीफेरा का, तो डर्मल लेयर किससे बना होता है? दैट इज पिनाकोसाइट्स। ओके, नेक्स्ट, एफायरा लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। एफायरा लार्वा के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये किसके लाइफ साइकिल में पाया जाता है? दैट इज ओरिलिया। किसके लाइफ साइकिल में होता है एफायरा लार्वा? ओरिलिया के। ओके, नंबर 32, मेट्रीडियम इज। मेट्रीडियम क्या है? ये एक सी एनेमन है। ठीक है, सी एनेमन का क्या नाम है या एग्जाम्पल आप कह सकते हो। अगर एक सी एनेमन का एग्जाम्पल देना हो तो आप क्या बोलोगे? मेट्रीडियम। मेट्रीडियम क्या है? एक सी एनेमन है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
फिलेरिया इज काउज्ड बाय, फिलेरिया किससे होता है? तो वुचीरिया बैनक्रॉफ्टी, मैंने आपको बताया था ये सवाल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलीरिया या फिर फिलीरिया को ही हम क्या बोलते हैं? एलिफेंटियासिस। ओके, फिलेरिया, फिलेरिया का दूसरा नाम क्या है? एलिफेंटियासिस। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। और एलिफेंटियासिस या फिलेरिया किससे होता है? वुचीरिया बैनक्रॉफ्टी से होता है। ओके, now question number 34, peripatus is a connecting link between, peripatus किन दो फाइलम के बीच का कनेक्टिंग लिंक है? दिस इज एनिलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा। ओके, so option number B is correct. Now, how many pairs of thoracic appendages are found in pelemon? तो पेलेमोन या आप कह सकते हैं प्रॉन, प्रॉन का ही दूसरा नाम क्या है? पेलेमोन। तो पेलेमोन या प्रॉन, इनमें जो लेग्स होते हैं, कितने पेयर्स थोरैसिक लेग के होते हैं? तो 8 पेयर्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, द फेनोमेना ऑफ रिप्रोडक्शन बाय लार्वा इज नोन एज, तो लार्वा का जो रिप्रोडक्शन होता है, इस पूरे कंडीशन को, इस पूरे फेनोमेनन को क्या नाम दिया गया है? पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस किसको कहते हैं? रिप्रोडक्शन बाय लार्वा। इसमें लार्वा रिप्रोड्यूस करता है। जनरल केस में क्या होता है? जनरल केस में एडल्ट रिप्रोड्यूस, ओके, एडल्ट रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर लार्वा रिप्रोडक्शन करने लगे तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पीडोजेनेसिस। इज दैट क्लियर? मैगॉट थेरेपी इज ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ, तो मैगॉट थेरेपी नाम का एक ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये किसकी हेल्प से दिया जाता है? लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई के लार्वा के थ्रू दिया जाता है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज रिकमेंडेड टू डिस्ट्रॉय लार्वल एंड इमेच्योर स्टेजेस ऑफ वुचीरिया बैनक्रॉफ्टी? तो वुचीरिया बैनक्रॉफ्टी क्या करते हैं? ढेर सारे लार्वा को जन्म देने लगते हैं ताकि ये लार्वा काफी ज्यादा इन्फेक्शन फैलाए। इसमें हमने पढ़ा था इससे पहले कि वुचीरिया बैनक्रॉफ्टी के 2 स्टेजेस होते हैं, एक तो लार्वल स्टेज होता है, दूसरा होता है एडल्ट स्टेज, और दोनों ही काफी ज्यादा इन्फेक्शन फैलाते हैं, दोनों ही इन्फेक्शियस होते हैं। ओके, तो जो लार्वा होते हैं वुचीरिया बैनक्रॉफ्टी के, वो किससे डिस्ट्रॉय किए जाते हैं? उस केमिकल का नाम क्या है? विच केमिकल इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय लार्वल and immature stages of Wucheria bankrofti? तो diethyl carbamazine, this is the chemical which destroys the immature stages of Wucheria bankrofti. Okay, now question number 39 is digestion in Elephidium is, डाइजेशन कैसे होता है एलिफीडियम नाम के ऑर्गेनिज्म में? दिस इज आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर होता है। ओके, नाउ एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ साइकन, साइकन का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो क्या होता है? अमोनिया होता है। विच टाइप ऑफ वेस्ट? एक्सक्रीटरी वेस्ट साइकन में कौन सा होता है? अमोनिया होता है। ओके, 41, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड स्पंजेस। तो कनेक्टिंग लिंक वाले जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड स्पंजेस, तो प्रोटोजोआ और स्पंजेस के बीच के कनेक्टिंग लिंक किसको कहा गया है? प्रोटेरोस्पोंजिया को कहा गया है। किस ऑर्गेनिज्म को कहा गया है? प्रोटेरोस्पोंजिया को कहा गया है। ओके, नाउ मलेरिया रिपीट्स ड्यू टू, मलेरिया किसके द्वारा फैलाया जाता है? प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल के थ्रू। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एस्कैरिज मोल्ड्स ट्वाइस इन द होस्ट्स लंग्स, तो एस्कीरियस जो हमारे एस्कीरियस लुम्ब्रिकॉइड्स नाम के एक ऑर्गेनिज्म है, ये कहाँ पे सबसे ज्यादा अटैक करते हैं ऑर्गेनिज्म के बॉडी में? लंग्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, पेरिपेटस रिस्पायर्स बाय, पेरिपेटस कैसे सांस लेता है, रिस्पायरेशन कैसे करता है? तो ट्रैकिया के थ्रू।
इज दैट क्लियर? तो ये थे मेरे हिसाब से ये 44 क्वेश्चंस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे। आगे और भी सीरीज आपको दे दी जाएगी, तब तक के लिए इसको आप प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करोगे, क्योंकि शेयर करने से ही कई सारे बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा। आई लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।